अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके और लाइक भी कर दीजिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसका जो इस अध्याय में जो मेन चीज है उस पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले करते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है, इसको देखते हैं हम लोग। तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी बोला जाता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए ताकि बाद में जब आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को फिर से मेहनत ना करना पड़े, ठीक है। इसको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। सो नंबर को शॉर्ट में एनओ करके ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जब भी आपने मैथ सीखा होगा या फिर जब भी हम लोगों ने मैथ पढ़ना स्टार्ट किया तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। सबसे पहले हम गिनती कैसे स्टार्ट किए थे, हमने 1 से स्टार्ट किया था। 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के संख्या होते हैं ये चलता जाएगा, कहीं रुकेगा नहीं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इस टाइप के नंबर संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये इसका पूरा एक समूह होता है, इसको पूरा एक साथ ले लें तो ये हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। कोई भी इसका एक संख्या उठा के लें तो वो प्राकृतिक संख्या के अंदर आता है। अब दूसरा कौन सा आता है, हमारे पास आता है पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, इसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। तो हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ा, उसके बाद कुछ आगे क्लास में जाने के बाद हमें पता चला कि इसमें हम इस प्राकृतिक संख्या में एक और संख्या जोड़ दें, 0। तो ये जो प्राकृतिक संख्या और 0 को मिला के जो नया हमारे पास समूह मिलता है, जो संख्या का समूह मिलता है, उसको हम होल नंबर या फिर पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बस प्राकृतिक संख्या में एक संख्या और जुड़ जाता है। तो प्राकृतिक संख्या और ये एक और नंबर जो जुड़ा, इसको मिला के ये जो नया समूह बनता है इसको हम लोग पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है संख्याओं की और विस्तार होती है, हम आगे की क्लास में जाते हैं तो जो फिर एक नया समूह बनता है उसको हम लोग कहते हैं पूर्णांक, ठीक है। इसको अंग्रेजी में इंटीजर्स भी बोलते हैं। तो ये कैसे बनता है, अभी देखिए, ये जो हमारे पास संख्या है वो सारे के सारे धनात्मक संख्या है, ठीक है। ऋणात्मक संख्या इसमें एक भी नहीं है। तो जैसे जैसे हम ऊपर के कक्षा में जाते हैं हमें पता चलता है कि जितने हमारे पास प्राकृतिक संख्या हैं उतने ही हमारे पास उनके ऋणात्मक संख्या भी है। तो हमारे पास एक नया समूह बनता है, ये तो हो गया हमारे पास 0, और इधर हमारे पास जो प्राकृतिक संख्या है जिसको हम धनात्मक संख्या भी बोल सकते हैं, धनात्मक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो इसी का जितने हमारे पास धनात्मक प्राकृतिक संख्या है उतने ही हमारे पास इनके ऋणात्मक संख्या भी उसी टाइप के होंगे। तो इसका विस्तार इधर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नया समूह बनता है ये भी इधर चलता जाएगा। तो ये जो नया समूह बनता है इसको हम पूर्णांक कहते हैं। फिर हम जब थोड़े कुछ और ऊपर कक्षा में गए तो हमें पता चला कि हमारे पास
भिन्नात्मक संख्या भी होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास भिन्नात्मक संख्या जिस संख्या के समूह में आते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। तो इस तरह से हमें एक और संख्याओं का समूह मिल जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और इसको प्रकट किया जाता है Q से, ठीक है। और पूर्णांक को किससे प्रकट किया जाता है, इसको प्रकट किया जाता है I से या फिर Z से, ठीक है। और पूर्ण संख्या को किससे प्रकट किया जाता है, इसको प्रकट किया जाता है W से। और प्राकृतिक संख्या को किससे प्रकट किया जाता है, इसको N से प्रकट किया जाता है, ठीक है। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग। तो हमारे पास परिमेय संख्या किस टाइप का होता है, ये हमारे पास होता है, हम ऐसे संख्या को परिमेय संख्या बोलते हैं जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, जहां हमारा Q 0 के बराबर ना हो। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या को हम 0 से भाग दें तो वैसा कोई भी संख्या परिभाषित नहीं होता है। हम किसी भी संख्या को 0 से भाग नहीं दे सकते हैं, इसीलिए Q हमारा 0 नहीं होता है। और P और Q हमारा क्या होगा, यहाँ पे P होगा हमारा, P और Q हमारे होंगे यहाँ पे पूर्णांक, ठीक है, 0 को छोड़ के। Q 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे जो P और Q जो होते हैं हमारे पास पूर्णांक होते हैं। तो इस तरह के जो संख्या हमारे पास होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या, ठीक है। जैसे आप उदाहरण के लिए ले लें तो हमारे पास 2/3 ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 जो है वो पूर्णांक है और 3 भी हमारे पास पूर्णांक है। और जो हमारे पास Q जो यहाँ पे Q के रूप में है, उसका जो मान है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। उसी तरह से हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं, 4/3 ये भी हमारे पास परिमेय संख्या हो गया। क्यों, क्योंकि 4 जो है वो भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, और जो हमारे पास Q की जो मान है वो 0 नहीं है। उसी तरह से अब बताइए 4 जो है वो परिमेय संख्या है कि नहीं, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि हम किसी भी संख्या को 1 से भागा देके इस रूप में ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से 1 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी हमारे पास परिमेय संख्या है। अब हमारे पास जो 0 है वो परिमेय संख्या है कि नहीं, है, क्योंकि हम किसी भी संख्या से 0 को भाग देके ऐसे करके लिख सकते हैं, वो हमारा 0 ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी संख्या है वो हमारे पास परिमेय संख्या में आते हैं। अब जितने भी हमारे पास पूर्णांक देखा, पूर्ण संख्या देखा, प्राकृतिक संख्या देखा, ये सभी के सभी परिमेय संख्या में सम्मिलित हो जाते हैं, ठीक है। ये इसी का एक भाग है, जो हमारे जितने भी संख्या है इससे ऊपर के पहले 3 वो सारे परिमेय संख्या में आते हैं। अब परिमेय संख्या के अलावा भी कुछ और संख्या होते हैं जो आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा हुआ है, वो होते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो इसको हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, जो हमारा यह प्रथम अध्याय है वास्तविक संख्या में। इसके कुछ उदाहरण आप लोगों ने कक्षा 9 में देखा था, क्या क्या होते हैं, पाई होते हैं, √2 होता है, ठीक है। उसी तरह से √3 होता है। इस टाइप का जितने भी संख्या है वो हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो जब परिमेय संख्या, और इसको प्रकट किससे करते हैं, इसको Q और ये C, इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ये। अब इन दोनों को जब मिला दीजिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसका मतलब यही होता है कि जो परिमेय संख्या नहीं है
उसके अलावा जितने बचे हुए संख्या हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है। तो जब दोनों को एक साथ मिला दिया जाए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को, तो हमारे पास वास्तविक संख्या बनते हैं, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दे तो हमारे पास वास्तविक संख्या मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब यूनियन होता है, ये शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों को एक साथ लिया गया हो, मतलब दोनों को मिला के लिया गया हो, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। तो ये हमारे पास वास्तविक संख्या बन गया, ठीक है। अब हम आते हैं प्रमेय 1.1 पे, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या तो ये क्या कहता है? दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर बी क्यू प्लस आर होगा और R का जो मान है वो 0 से B के बीच में होगा, B से छोटा होगा और 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है ये हम देखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कोई भी पूर्णांक हो, ठीक है, कोई भी पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। ये चीज नोट करने की जरूरत है। धनात्मक पूर्णांक, अगर हमारे पास कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो ए और बी, ठीक है, तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये ए और बी हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ए और बी। हमें क्यू और आर मिलेंगे जो अद्वितीय होंगे, ठीक है। अगर एक क्यू और आर मिल गया जो इसको, जो ऐसा होगा, उसके अलावा हमें कोई भी दूसरा क्यू और आर नहीं मिल सकता है जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है, जो इसके साथ सहमति दिखाए, ठीक है। तो इसका कुछ उदाहरण करते हैं तो स्पष्ट रूप से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं। अगर हम ले उदाहरण, इसको ऐसे लिखते हैं, एग्जाम्पल को शॉर्ट में, उदाहरण को एग्जाम्पल बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए का मान 3 ले और बी का मान 2 ले, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 3 बराबर 2 गुना 1 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए दोनों तरफ सेम आ रहा है, समान मान आ रहा है दोनों तरफ। 3, 2 गुना 1 2 प्लस 1 3 हो गया, इधर भी और इधर भी 3, ठीक है। अब देखिए ये जो है Q है और ये हमारा R है, तो यहाँ पे हमारे पास Q कितना आया? 1 आया और R कितना आया? 1 आया, ठीक है। उसी तरह से हम एक और उदाहरण लेते हैं। अब देखिए इसको सेटिस्फाई सिर्फ एक Q का मान जो 1 है वही करेगा और R का मान 1 है वही करेगा, इसके अलावा और कोई और Q और R नहीं मिलेगा जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं अद्वितीय, मतलब एक ही मिलेगा, उसके अलावा और कोई नहीं मिलेगा। जैसे Q का मान आप 2 नहीं रख सकते हैं, Q का मान 3 नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से R का मान भी 2 या 3 नहीं रख सकते हैं। Q का मान 1 ही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, और R का मान भी सिर्फ 1 होगा। तो यही इसका मतलब है। तो एक और उदाहरण करते हैं हम। A का मान ले लेते हैं 5 और B का मान ले लेते हैं 3। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये हो गया, A हमारा 5 है और B हमारा 3 है, तो 5 को हम किस तरह से लिखते हैं? 5 बराबर 3 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। यहाँ पे A हमेशा रहेगा, यहाँ पे B हमेशा रहेगा। यहाँ पे भी देखिए A का मान 3 था तो यहाँ पे 3 यहाँ पे था, A का मान 3 और B का मान 2, उसके अलावा Q और R हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमें Q कितना मिला? Q हमें 1 मिला और R हमें 2 मिला, ठीक है। यहाँ हमारे पास Q क्या है? Q जो है हमारे पास भागफल है
और r जो है ये हमारा शेषफल है। तो ये किस तरह से आया होगा, ये इस तरह से आया कि आप 2 से 3 को भाग दिए तो ये आपको मिला, यहाँ पे 1 आया, ये आपका भागफल हो गया, यहाँ पे 2 और ये शेषफल हो गया। तो इसको आप इसी तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया 3 बराबर 2 गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसको इस तरह से लिखा गया तो ये इस रूप में आया। उसी तरह से ये भी उसी तरह से आया। 3 से मतलब b से आप a को भाग दें, मतलब 3 से 5 को भाग दें तो ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पे 3 आया और इसका शेषफल 2 बचेगा। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 3 गुना 1 मतलब b गुना भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो इसका यही मतलब हुआ। आप लोग समझ गए होंगे जो इसका मतलब है इस प्रमेय का। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पे। तो अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ये क्या कहता है, दो धनात्मक पूर्णांकों मान लीजिए c और d का HCF ज्ञात करने के लिए नीचे दिए हुए चरणों का अनुसरण कीजिए। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज क्या किस में होता है, HCF फाइंड करने में। ठीक है, HCF आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, अगर भूल गए होंगे कि HCF क्या होता है तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो HCF तो छोटे छोटे संख्या का आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, पर अगर बड़ा संख्या जब आता है तो HCF ज्ञात करने में परेशानी होती है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज होता है। इसकी मदद से हम कितने भी बड़े संख्या क्यों ना हो उसका HCF आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बस इस एल्गोरिदम के हिसाब से चलते जाना है और आपको लास्ट में HCF ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिए किसका HCF हमें पता करना है, धनात्मक पूर्णांकों का। ठीक है, सिर्फ धनात्मक पूर्णांकों के लिए ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है। और यहाँ पे कोई भी दो संख्या होगा हमारे पास c और d, तो सबसे पहले ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, c जो है वो d से बढ़ा लेंगे। अगर हमारे पास 2 और 3 दिया हुआ रहेगा तो c किसको लेंगे, 3 को लेंगे और d 2 को लेंगे, क्योंकि बड़े वाले संख्या को c लेना है और छोटे वाले संख्या को d लेना है। तो ये चीज पहला नियम है इसका। तो अब चलिए एक उदाहरण से ही चरण आपको समझाते चलता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। 2 अंक लेते हैं और उसी से चलते हैं। तो पहला अंक लेते हैं हम 4 5 5। ठीक है, 455 और 42। तो सबसे पहला काम क्या करना है, बड़े वाले को सी लेना है और छोटे वाले को डी लेना है। ठीक है, किसी भी क्रम में संख्या दिया हुआ हो सकता है, जैसे 42 और 455 या फिर 60 और 70, इस तरह का किसी भी संख्या हो, आप लोगों को जो बड़े वाला है उसी को सी लेना है और छोटा वाला को डी लेना है, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी ले लेते हैं हम, सी को ले लेते हैं 455 और डी को ले लेते हैं 42। क्यों, क्योंकि सी जो है डी से हमें बड़ा लेना है। तब आते हैं चरण, पहले चरण में चरण 1, इसमें क्या करना है, सी और डी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगानी है। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और यहां से हमें क्या मिलेगा, Q और R मिलेगा। इसलिए हम ऐसे Q और R ज्ञात करते हैं कि C बराबर DQ प्लस R हो जाए और R हमारा 0 से बड़ा या उसके बराबर होगा और D से छोटा होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास C और D संख्या हमारे पास है जिसका हमें HCF निकालना है, उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। और जब भी हम यूक्लिड प्रमेय का लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो उसके लिए हमें अद्वितीय Q और R मिलता है, जो कि C बराबर DQ प्लस R ये समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे वही काम करना है। अब यहां से आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था Q जो होता है वो भागफल होता है और R जो होता है वो शेषफल होता है। तो यहां से आप लोगों को क्या करना है, 42 से 455 को भाग देना है। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा ये आप लोग अंदाजा लगा कर सकते हैं, मतलब इसको ट्राई कर करके आप लोगों को देखना पड़ेगा कि इतने से जा रहा है, इतने से जा रहा है। तो मैंने ये करके देखा है, ये आपका जाएगा 10 बार में, तो 10 बार में 420 होगा। उसके बाद यहाँ से 35 शेषफल बचेगा। अब ये भाग कब तक करना है, जब ये जो शेषफल है वो हमारा D से छोटा होना चाहिए, ये D। ठीक है, वहां पे A और B था, यहाँ पे C और D है, अंतर सिर्फ इतना ही है। तो फिर इसको हम कैसे लिखते थे, ये आपका हो जाएगा 455 बराबर 42, 42 हमारा D था, गुना 10 भागफल से गुना करेंगे प्लस शेषफल, शेषफल हमारा कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये हमारा पहला चरण हुआ कि हमारा C और D में यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या लगा दिए। ठीक है, जब आप लोग सवाल करेंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा लाइन बाय लाइन, सिर्फ आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। ये मैं अभी समझा रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए पूरा चरण लिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग इसको लिख के समझ सकें और रख सकें, ताकि कभी भी रिवीजन करें तो दिक्कत ना पड़े। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसको ऐसे घेरा बना कीजिएगा। ये मैं क्यों कर रहा हूं ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे चरण पे। चरण 2, इसमें क्या करना है, यदि R 0 है तो रुक जाना है। यदि R बराबर 0 है, ठीक है, तो D पूर्णांकों C और D का HCF है। ठीक है, यहां पे देखिए अगर R 0 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रुक जाना था। जहां पे भी R 0 होगा तो वहां पे सवाल खत्म हो जाएगा। और जो ये हमने घेरा किया था ये आपका HCF होगा, किसका, इसका और इसका, C और D का। ये जो हमारा ये वाला है D वो 455 और 42 का HCF होता। तो कोई भी संख्या हो आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, और अगर R 0 नहीं है तो हमें आगे बढ़ना है। यदि R 0 के बराबर
नहीं है, ठीक है, इसका मतलब R 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही बराबर लिख के उसको काट दिया, अगर नहीं काटता तो वो 0 के बराबर होता, काट दिया तो ये 0 के बराबर नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या करना है हमें, अगर 0 के बराबर नहीं है तो D और R के लिए यूक्लिड तो D और R के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए। प्रमेयिका का प्रयोग कीजिए, ठीक है। जब R बराबर नहीं हुआ तो ये वाला संख्या और ये वाला संख्या को लेके, मतलब D और R को लेके उस पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है हमें उसमें, ठीक है। अगर R 0 नहीं होता, तो अगर R 0 हो जाएगा तो यहीं पे रुक जाना है, और जो ये वाला भाग है जहां पे हमने घेरा किया है वो हमारा HCF देगा। तो अब चलिए हमें क्या करना है, D और R में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाना है, ठीक है। तो D हमारा 42 है और R हमारा 35 है। अगर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है तो आप लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये C और D के रूप में है तो इसको आप नया C और D ले सकते हैं। तो C1 को आप ले सकते हैं D जो कि हमारा 42 के बराबर हो गया, और D1 आप ले सकते हैं R जो कि 35 के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे C1 और D1 यहाँ पे आपका C और D की जगह में आएगा तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब इसमें लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो क्या हो जाएगा, अब ये दिख रहा है आसानी से, अगर नहीं दिख रहा होता तो आप लोग भागा देकर करते हैं। ये हमारा होता क्या होगा, 42 बराबर एक बार में जाएगा 35, ठीक है। C1 D1 इस तरह से C1 इक्वल बराबर D1 Q1 प्लस R1 इस टाइप का ये दिखेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 42 गुना 1 प्लस कितना बचेगा यहाँ पे शेषफल, ये हो गया 7। तो अब क्या करना है, ये हमारा दूसरा चरण हो गया। तो यहाँ पे फिर से जो ये वाला संख्या आएगा इसको हर चरण में ऐसे गोला घेरा करते जाना है, ठीक है। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि ये वाला संख्या और ये वाला संख्या हर एक चरण में लेते जाना है जब तक R 0 ना हो। ऐसा हमेशा चलते रहेगा, चरण एक चरण से दूसरे चरण में ऐसा चलते जाएगा जब तक हमारा R 0 नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरा चरण हमारा वही है, चरण 3। चरण 3 में क्या कहता है, इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक R 0 ना आ जाए। इस प्रक्रिया को तब तक जारी रखिए जब तक शेषफल यानी R 0 ना प्राप्त हो जाए, 0 ना प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वंचित HCF है। इसी स्थिति में प्राप्त भाजक ही वांछित HCF है, ठीक है। अब जब इसको जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहना है, R जब तक 0 नहीं आ जाए, ठीक है।
चरण कहने का, तीसरा चरण का यही मतलब है। तो अब चलते हैं तीसरे चरण में। 0 तो हमारा नहीं आया है, तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा सवाल को। तो यहाँ पे देखिए हमारा नया C1, नया C और D क्या हो जाएगा, 35 और 7। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। यहाँ पे हमारा C2 यहाँ पे नाम दे देते हैं, वहां पे C1 D1 था। C2 कितना हो जाएगा, 35 और D2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 बराबर कितने बार में जाएगा, 7 गुना 5, यहाँ पे हमेशा D वाला मान रहेगा, प्लस यहाँ पे अब जो हमारा शेषफल है वो 0 आएगा। तो फिर से इसको ऐसा घेरा कर देना है। अब इसको घेरा हम क्यों करते जा रहे थे, क्योंकि जब भी 0 आएगा तो ये जो घेरा कर रहे हैं वो वाला हमारा HCF देगा। ठीक है, अब ये जो 7 है यही हमारा HCF होगा इसका 45 और 42 का। ठीक है, तो जो आखिरी में आएगा वही हमारा HCF होगा। कब, जब शेषफल 0 हो जाएगा, जिस चरण में, वो वाला। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा शेषफल 0 हो गया, इसीलिए HCF जो है वो 7 होगा। ठीक है, ये आपका खत्म हो गया। तो बस आप लोगों को ऐसे ही करते रहना है सारे सवाल में। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं शुरू से, तो आप लोगों को फिर से अच्छे से समझ आ जाएगा। पहला काम क्या किया हमने, सबसे पहला काम क्या करना है, जो C है उसको बड़ा लेना है और छोटे वाले को D लेना है। उसके बाद जो C और D लिया उसके लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाएंगे। तो ये हमारा पहला चरण हो गया, और इसको घेरा करते जाना है। उसके बाद अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आएगा तो जो हमारा ये वाला संख्या है और ये वाला संख्या है, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा, और Q का मान यहाँ पे होगा और R का मान यहाँ पे होगा। इसको आप लोग इधर उधर करके भी लिख सकते हैं, वैसे नहीं लिखना है। कई कई बार आप जल्दी में, हड़बड़ी में Q को यहाँ लिख देंगे और D को यहाँ लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। वैसे में आपका जो आपका तरीका है वो गड़बड़ा जाएगा। वैसे गलत तो लिखना नहीं है, पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे पास C कौन सा था और Q कौन सा था। इसीलिए हमेशा ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे C होना चाहिए, यहाँ पे D और Q और R। ठीक है, तो जो हमारा D आया था और R आया था उसको हम लेके दूसरे चरण में जाएंगे अगर हमारा R 0 नहीं आएगा। अब जो हमारा D आया था उसको C1 लेना है, और जो हमारा R आया था उसको D1 लेना है। अब फिर से C1 D1 हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे हमारे पास C1 होगा, यहाँ पे हमारे पास D1 होगा। इसको गांठ बांध लीजिए, C1 D1 यहीं पे होगा, Q यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा। फिर इधर उधर लिखिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर अगले चरण में जाने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो अब फिर से जब तक R 0 नहीं आएगा, यहाँ पे चेक करना है, R 0 नहीं आया तो फिर से दूसरे चरण में जाएंगे और इसको लेके हम यूक्लिड विभाजन परिमेय का लगाएंगे। तो फिर से वही काम किया, यहाँ पे फिर से यहाँ पे C2 यहाँ पे होगा, D2 यहाँ पे होगा, Q2 यहाँ पे होगा और R यहाँ पे होगा। ठीक है, अब जब R 0 आ जाएगा तो जो ये वाला मान था हमारा D वाला मान, वो हमारा HCF हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा।